बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इससे क्या मुराद है और इससे हमें क्या पता चलेगा, इसकी वैल्यूज किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है और इसके यूनिट्स क्या हैं। तो इस टॉपिक में हम डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है। द रेशियो बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट एंड product of concentration of reactant raised to the power of coefficient is called equilibrium constant। अब इस डेफिनेशन के हम चार हिस्से बना लेते हैं ताकि इसको समझना जो है ना कुछ आसान हो जाए। सबसे पहले है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो रिएक्शन के नतीजे में बन रहे हैं उसका हासिल ज़रब यानी कि उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है? रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट्स। उस इक्वेशन के अंदर जो अददी सर मौजूद होंगे उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करते हुए इक्वेशन में कुव्वत नुमा के तौर पे पावर की सूरत में जो है ना लिख देना है। अब हम एक मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम पहले लेते रहे कि ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्शन के बाद ये सी और डी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ए की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, बी के लिए स्मॉल बी, सी के लिए स्मॉल सी, डी के लिए स्मॉल डी से हम जाहिर कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में जो सी और डी हैं ये प्रोडक्ट्स हैं। जब हम केसी में इसको लिखेंगे तो प्रोडक्ट्स को हम ऊपर लिखते हैं सी की पावर सी, डी की पावर डी। अब इस फर्स्ट स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारे प्रोडक्ट थे सी और डी। तो इन दोनों को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है और जब ब्रैकेट खत्म करते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहां पे हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे इन दोनों को हासिल ज़रब लिया हुआ है रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसकी जो पावर है, जो इसके कोफिशिएंट्स थे अब इसकी पावर बन चुके हैं। सी और डी जो स्मॉल में हम लिख रहे हैं ये इसके कोफिशिएंट्स थे, वो इसकी पावर में हमने लिख दिए। सेकंड पार्ट इसका प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको भी हमने इसी तरह से जाहिर करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने ए और बी इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। अब इसका आखिरी पार्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं ए और बी उन दोनों को इसकी पावर की सूरत में रेज कर देंगे। जैसे ए के ऊपर स्मॉल ए आ जाएगा, बी के ऊपर स्मॉल बी आ जाएगा। अब इसमें लिखा कैसे है ये, इसको हमने किस तरह से जाहिर किया हुआ है। प्रोडक्ट्स को बटे से ऊपर लिख दिया और रिएक्टेंट्स में जो कुछ भी मौजूद था उसको नीचे की तरफ हमने लिख दिया है। तो ये कन्वेंशनल सिस्टम है, इसमें हमेशा प्रोडक्ट्स ऊपर लिखे जाएंगे। ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसे नॉमिनेटर का नाम देते हैं। तो प्रोडक्ट्स में मौजूद जो भी चीजें होंगी वो हमेशा नॉमिनेटर में लिखी जाएंगी। इसी तरह से जो रिएक्टेंट्स में चीजें मौजूद होंगी इनको डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स उन दोनों की रेशियो जो है ना यहाँ पे जाहिर की जा रही है। इस बटे की अलामत का मतलब है इनमें रेशियो या निस्बत को जो है ना जाहिर किया जा रहा है। अब केसी की वैल्यू किन चीजों पे डिपेंड करती है इस बारे में हम देखते हैं। दो पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं कि किस चीज पे डिपेंड करती है और किस चीज पे नहीं करती। केसी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। केसी की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टेम्परेचर ले लेते हैं 10, उस पर कोई रिएक्शन कराते हैं, या अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करके 20 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, तो हर दफा केसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। केसी की वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, किसी रिएक्शन में इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज करने से और किसी में ये डिक्रीज हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी। अब दूसरी चीज है कि केसी की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड नहीं करती। Kc do not depend on initial concentration of reactants and products। इक्विलिब्रियम दोनों में कायम हो जाना है। रिएक्टेंट्स से शुरू करा दें, प्रोडक्ट से शुरू कराएं। अब हमने शुरू में रिएक्टेंट्स कितने लिए हुए थे? थोड़े लिए थे, ज्यादा लिए थे, या प्रोडक्ट्स थोड़े लिए थे या ज्यादा लिए थे? बिल्कुल नहीं थे। जिस तरह से भी रिएक्शन को स्टार्ट कराएंगे
हमेशा दोनों में इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा और उससे जो केसी की वैल्यू आएगी वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि कौन-सा हमने रिएक्टेंट लिया था, कौन-सा प्रोडक्ट लिया था या शुरू में जो उसकी मिकदार ली थी वो कितनी ली थी। तो इस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगर हमने केसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक हमें रिएक्टेंट्स का पता होना चाहिए, एक प्रोडक्ट्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रिएक्शन करा रहे हैं, 10 मिनट के बाद हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या कुछ मौजूद है। तो तो उस वक़्त हमने रिएक्शन में देखना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन क्या है, उसको हम इक्वेशन में दर्ज करेंगे। इसी तरह से जो रिएक्टेंट्स की साइड पे चीज़ें मौजूद है, उसको इक्वेशन में हमने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन में हम इन्हें पुट करेंगे, उसके बाद ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करें, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसको डिवाइड कर देंगे और हमारे पास केसी की वैल्यू आ जाएगी। तो केसी की वैल्यू जो है ना, अगर हमें मालूम करनी है, तो हमें रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनकी इस रिएक्शन के दौरान जो कंसंट्रेशन है, वो कितनी आ रही है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ मिसालें, उन मिसालों से हम देखते हैं कि इसके यूनिट्स क्या बनेंगे। पहली हम एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन आयोडीन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और उस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। अगर इस इक्वेशन में हमने इनकी कंसंट्रेशन देखनी है, ये कितने मोल्स मौजूद हैं, तो हमारे पास इस इक्वेशन से पता चलेगा कि एक हाइड्रोजन है, एक आयोडीन, मतलब रिएक्टेंट्स में 2 मोल्स मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स में भी 2 चीज़ें बन रही हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों की तरफ मोल्स बराबर हैं, 2 मोल्स रिएक्टेंट्स में है और 2 मोल्स प्रोडक्ट्स में है। अगर कोई ऐसी इक्वेशन आ जाती है जिसमें दोनों तरफ मोल्स की तादाद बराबर हो, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, या उसमें केसी के यूनिट कैसे होंगे? केसी में जब हम लिखते हैं, अभी हमने कन्वेंशनल तरीका इसका देखा कि हमेशा प्रोडक्ट्स को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट्स को नीचे की तरफ लिखा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट, ये हमने कहा था कि एक्टिव मास को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो एच आई की जो कंसंट्रेशन है, यूनिट है, वो हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर के साथ। हाइड्रोजन का यूनिट ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब और आयोडीन के लिए जो यूनिट लिखेंगे वो भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ऊपर भी ये 2 बार है और नीचे भी 2 दफा है, वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन के लिए हम कह सकते हैं कि केसी का कोई यूनिट नहीं आया, जितने भी यूनिट्स थे वो आपस में कैंसल आउट हो गए। तो अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बराबर होंगे तो इस वक्त कोई केसी का यूनिट नहीं आएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, इस रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है अमोनिया। अब इस अमोनिया के बनने में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स के बारे में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन 3, टोटल 4 मोल रिएक्टेंट्स में मौजूद है और प्रोडक्ट्स में जो है ना 2 मोल्स मौजूद है। इसका मतलब है कि इनमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की तरफ मोल्स की जो तादाद है वो बराबर नहीं है। अगर इस तरह की कोई इक्वेशन है तो उसमें केसी के यूनिट क्या बन सकते हैं, इसके बारे में अब हम देखते हैं। प्रोडक्ट्स को हमने ऊपर लिखा, रिएक्टेंट्स में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, दोनों को लिखा। अब हाइड्रोजन जो है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 3 है। अब इस इक्वेशन के मुताबिक हम देखते हैं कि इसके मोल्स क्या बन सकते हैं। मोल पर डेसीमीटर क्यूब स्क्वायर के साथ आ जाएगा, नीचे नाइट्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसके लिए भी यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये क्यूब में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी 3 था तो ये 3 हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब ऊपर अगर मोल्स की तादाद देखें तो यहाँ पे 2 है, नीचे 3 और एक 1, 4 हो जाएगा। उन 4 से हमने ये 2 कैंसल आउट करना है। अब कैंसल आउट करते हुए क्या करेंगे, ऊपर वाले दोनों कैंसल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा, इसमें से जो थे एक कैंसल होगा, 2 बाकी बचेंगे। अब इस 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोल स्क्वायर डेसीमीटर पावर 6 आ गई, इसी को हमने ऊपर की तरफ लेके जाना है। जब ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे,
मोल -2 में आ जाएगा और डेसीमीटर जो है ना +6 में आ जाएगा। पिछली इक्वेशन में अगर हमने देखा है कि यहाँ पे केसी का कोई यूनिट नहीं है। इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना केसी का एक यूनिट आ रहा है। तो मतलब केसी का अपना कोई ख़ास यूनिट नहीं है। केसी का यूनिट डिपेंड कर रहा होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन पे। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बराबर हैं तो कोई यूनिट नहीं आएगा। अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आपस में कैंसल आउट करें और आखिर में लास्ट में देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ बचती हैं तो वही केसी का यूनिट होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लेंगे। इसी तरह से वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।